नमस्कार। सोचिए आपको इतिहास के सबसे बड़े शांति दूतों में से एक का खत मिले जिसकी शुरुआत हो प्रिय मित्र। अब सोचिए कि वो खत एडोल्फ हिटलर के नाम लिखा गया हो। आज हम महात्मा गांधी के लिखे ऐसे ही दो हैरत अंगेज खतों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इन खतों में क्या लिखा था, बल्कि ये समझना है कि ये खत गांधी के फलसफे, उनकी रणनीति और एक तानाशाह के ज़मीर को जगाने की उनकी उस अनोखी कोशिश के बारे में क्या बताते हैं। हाँ, एक खत तब लिखा गया जब दूसरा विश्व युद्ध बस शुरू होने ही वाला था, और दूसरा उसके ठीक बीच में। तो हमारे पास दो खत हैं। पहला जुलाई 1939 का, जब यूरोप में जंग के बादल मंडरा रहे थे, और दूसरा दिसंबर 1940 का, जब जंग अपनी पूरी भयावहता पर थी। तो चलिए पहले खत से शुरू करते हैं। तो जुलाई 1939 ये पहला खत है, और ये काफी छोटा और कह सकते हैं विनम्र है। गांधी हिटलर को प्रिय मित्र कहकर बुलाते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें ये खत लिखना एक धृष्टता जैसा लग रहा है। ये कैसा नजरिया है? देखिए, ये जो विनम्रता है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके सत्याग्रह के दर्शन का एक बहुत सोचा समझा हिस्सा है, एक रणनीतिक हिस्सा। रणनीतिक? हाँ, वो हिटलर को निहत्था करने की कोशिश कर रही हैं। उस तक एक आरोप लगाने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक साथी इंसान की तरह पहुंचने की। मित्र कहकर वो उस कौमी इंसानियत से अपील कर रही हैं जिसके बारे में उनका मानना था कि वो हर किसी में होती है। लेकिन कई लोग तो इसे भोलापन कह सकते हैं। उस इंसान को मित्र कहना जो पूरी दुनिया को जंग में झोंकने की तैयारी कर रहा हो। क्या गांधी हालात की गंभीरता को समझ नहीं रहे थे? ये एक जायज सवाल है, और उस समय भी यह आलोचना हुई थी। लेकिन गांधी के नजरिए से किसी को दुश्मन मान लेना ही पहली हार है। वो व्यक्ति को उसके कामों से अलग करके देख रही थी। तो मित्र कहना एक तरह से एक दरवाजा खुला रखने की कोशिश थी। इसी खत में वो एक और बड़ी बात कहते हैं। वो हिटलर को दुनिया का एकमात्र व्यक्ति बताते हैं जो एक युद्ध को रोक सकता है। ये तो बहुत बड़ा बयान है। मतलब वो सारी जिम्मेदारी हिटलर पर डाल रहे हैं। बिल्कुल। और ये विवेक के साथ साथ अहंकार के लिए भी एक सीधी अपील है। एक तरफ वो हिटलर के अहंकार को सहला रहे हैं कि हाँ, तुम ही हो जो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ वो उसे एक नैतिक जिम्मेदारी भी दे रहे हैं कि अगर जंग हुई तो जिम्मेदार भी सिर्फ तुम होगे। ये एक बहुत ही चतुर मनोवैज्ञानिक चाल है। और फिर वो पूछते हैं, क्या आपको किसी ऐसी वस्तु के लिए वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो आपको कितनी भी योग्य क्यों न लगे? यहाँ वो लक्ष्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो साधन और उसकी कीमत पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके मकसद कुछ भी हो, पर क्या उसकी कीमत पूरी इंसानियत को जंगली अवस्था में पहुंचाना होगी। और खत के अंत में वो लिखते हैं, आपका सच्चा मित्र। ये शब्द आज भी बहुत चौंकाते हैं। और यही गांधी के अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया हिटलर को एक राक्षस देख रही थी, लेकिन गांधी ने आखिरी पल तक उसे एक इंसान के तौर पर संबोधित किया। तो ये थी पहली कोशिश, एक विनम्र अपील, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1.5 साल बाद दिसंबर 1940 में, जब युद्ध पूरे यूरोप में फैल चुका था, गांधी ने फिर से लिखा। हाँ, और इस बार लहजा नाटक के रूप से बदल गया है। प्रिय मित्र का संबोधन तो अभी भी है, लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये लहजा बहुत सादा दृढ़ है। वो तुरंत साफ कर देती है कि मित्र कोई औपचारिकता नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का काम ही पूरी मानवता से दोस्ती करना रहा है। और फिर वो एक सामान्य निवेदन से हटकर सीधे आरोपों की ओर बढ़ती है। हाँ, और वो कहते हैं, हमें विश्वास नहीं है कि आप वो राक्षस हैं जैसा आपके विरोधियों द्वारा वर्णित किया गया है। लेकिन फिर अगले ही वाक्य में वो कहते हैं, आपके कई कार्य राक्षसी और मानवीय गरिमा के विरुद्ध हैं। देखिए, यही उनके दृष्टिकोण का सार है। मतलब एक तरफ तारीफ और दूसरी तरफ सीधी चुनौती। हाँ, वो व्यक्ति को उसके कार्यों से अलग कर रही हैं। वो हिटलर की बहादुरी और देशभक्ति को स्वीकार करती हैं, लेकिन उसके राक्षसी कार्यों की निंदा भी करती हैं। वो चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, डेनमार्क का जिक्र करती हैं। ये उन्हें मित्र का ढांचा बनाए रखते हुए भी अपनी नैतिक बात पर अडिग रहने की ताकत देता है। और फिर वो एक बहुत ही आकर्षक काम करते हैं। वो नाजीवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच एक समानता खींचते हैं। हाँ, ये उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी बयान था। वो कहते हैं, हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध नाजीवाद से कम नहीं करते। अगर कोई अंतर है तो वो मात्रा का है। ये तो एक तरह का धमाका रहा होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
गांधी के लिए हिंसा और उत्पीड़न ही असली दुश्मन है, चाहे उन्हें कोई भी करे। सोचिए 1940 में दुनिया दो खेमों में बटी थी, अच्छे लोग और बुरे लोग। गांधी इस पूरी सोच को ही खारिज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उत्पीड़न का तरीका, चाहे वो नाजी जर्मनी का हो या लोकतांत्रिक ब्रिटेन का, नैतिक रूप से एक ही है। बिल्कुल। वो बताते हैं कि कैसे मानव जाति का 5वां हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन है। वो एक तरह से हिटलर से कह रहे हैं, हम उत्पीड़न को समझते हैं और हमारे पास इससे लड़ने का एक बेहतर तरीका है। और इसके बाद वो अहिंसक असहयोग की अपनी विधि को विस्तार से समझाते हैं। जी, वो इसे निहत्था विद्रोह कहते हैं। उनका मूल विचार यही लगता है कि कोई भी शासक पीड़ित के कुछ सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। वे हमारी जमीन और शरीर ले सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा नहीं। ये लाइन बहुत शक्तिशाली है और यहाँ ये समझना जरूरी है कि गांधी अहिंसा को किसी निष्क्रिय प्रार्थना करने वाले तरीके के तौर पर पेश नहीं कर रही हैं। नहीं, वो इसे एक तकनीक बता रहे हैं। बिल्कुल, एक शक्तिशाली रणनीतिक तकनीक, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया की सभी सबसे हिंसक ताकतों का मुकाबला कर सकती है। वो इसकी तुलना हिटलर के तरीकों से भी करती हैं, ये देखते हुए कि अहिंसा पर किसी का एकाधिकार नहीं है और इसके लिए विनाश के विज्ञान की जरूरत नहीं है। सही कहा। वो एक कड़ी चेतावनी भी देते हैं। ये लगभग एक भविष्यवाणी जैसी लगती है। वो कहते हैं, यदि अंग्रेज नहीं तो कोई अन्य शक्ति निश्चित रूप से आपकी पद्धति में सुधार करेगी और आपको आपके ही हथियार से हरा देगी। एकदम। वो मूल रूप से कह रहे हैं कि हिंसा का चक्र अंतहीन है। इस खेल में आखिर में कोई नहीं जीतता और हिटलर की विरासत सिर्फ क्रूर कर्मों का लेखा जोखा होगी। तो वो सिर्फ दर्शन की बात नहीं कर रही हैं। नहीं, इसके बाद वो एक व्यावहारिक समाधान भी देती हैं। वो हिटलर को सुझाव देती हैं कि ब्रिटेन के साथ विवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दें। एक ठोस राजनीतिक सुझाव। हाँ, वो एक विशुद्ध नैतिक अपील से एक कूटनीतिक सुझाव की ओर बढ़ रही हैं। उनका तर्क है कि युद्ध में जीत केवल अधिक विनाशकारी शक्ति को साबित करती है, यह नहीं कि कौन सही था। ये जंग की पूरी अवधारणा को ही चुनौती है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमारे पास दो खत हैं, एक शांति के लिए एक नम्र निवेदन और दूसरा एक तीखा दार्शनिक टकराव जो हिंसा का एक विकल्प पेश करता है। गांधी की निरंतरता कमाल की है। हमेशा हिटलर को मित्र के रूप में संबोधित करना, फिर भी हिंसक कृत्यों की अपनी निंदा पर कभी समझौता न करना। जो बात वाकई बहुत गहरी है वो इन दोनों खतों के पीछे का विश्वास है। ये विश्वास कि इतनी राक्षसी कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास भी एक ज़मीर होता है जिससे अपील की जा सकती है। गांधी सिर्फ जंग के खिलाफ नहीं लिख रही हैं, वो इंसान होने के एक अलग तरीके के लिए लिख रही हैं। एक ऐसा तरीका जो सार्वभौमिक मित्रता और मानव आत्मा की अदम्य शक्ति पर आधारित हो। हमारे स्रोतों से ये पता नहीं चलता कि हिटलर ने कभी इन खतों को पढ़ा या उनका जवाब दिया। शायद ये उस तक कभी पहुंचे ही नहीं। इसकी काफी संभावना है। लेकिन ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके कार्य कुछ भी हो, वास्तव में एक नैतिक अपील की पहुंच से परे है? और जब हम ये तय कर लेते हैं कि कोई उस पहुंच से परे है, तो ये हमारी अपनी इंसानियत के बारे में क्या कहता है? ऐसी और जानकारी भरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।